हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री की क्लास में ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्सेलेंस क्लासेस। और इससे पहले हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारा 9th लेक्चर है। और आपको ये पहले से आइडिया है जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। और बाकी आप एक बार लाइक कर दीजिए चैनल को, इसको वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं मिला है। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होना है, ठीक है। तो क्लासेस हमारी चल रही है और आपको क्या करना है कि बड़े मोटिवेशन के साथ आपको क्लासेस लेनी है और अपनी स्टडी को जारी रखना है, ठीक है। और अभी हमारी क्लास में ही कोई बच्चा आता था, एक जगह कहीं हमारी क्लास चलती है जहाँ, बाकी जो इनमें से कुछ बच्चों को पता है, जैसे मथुरा में हमारा एक बैच चलता है, ठीक है, और भी चलते हैं। तो एक बच्चा था, उसने क्या कर लिया, जहर खा लिया किसी लड़की के चक्कर में। तो मैं कहता हूँ भाई, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो फटाफट से मरें, जल्दी ज़मीन को खाली करें। ज़मीन पर, धरती पर बहुत सारे जो है रिसोर्सेज का पहले से ही बर्डन है, फटाफट मरो। और देखो भाई, जहर वहर खा के मत मरो। मरना है ऐसे लड़कों को जो माँ बाप के लिए, उन सब के लिए कोई नहीं जी रहे, तो क्या करें भाई, ऐसे हिसाब से मरे कि माता पिता का कुछ पैसा वैसा तो खर्च ना हो कम से कम। अब ये इस लड़के ने जहर खाया है, 20-25 हज़ार रुपये खर्च हुए होंगे माता पिता के, खुद की उसकी माँ बीमार है, ये सब जो चल रहा है इसमें कहाँ, मतलब ये युवा कहाँ जा रहे हैं भाई हमारे साथियों। ऐसा नहीं जानना करना है। आपको क्या करना है, आपके कुछ बड़े ख्वाब देखने और उनको पूरा करना है। ये सब फालतू के बकवास में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। जीवन जियो मस्ती के साथ में, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा बड़ा सोचो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है हमारा टॉपिक बक्सर का युद्ध। चलो आपको एक शायरी भी बता देता हूँ मैं कि इंसान, देखो दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक शायरी आपको सुना देता हूँ कि किस किस को याद किया जाए और किस किस के लिए रोया जाए। किस किस को याद करूं, किस किस के लिए रोया जाए, ठंड का मौसम है, चद्दर तान के सोया जाए। सोइए आराम से, या तो पढ़िए या सोइए या मेहनत कीजिए, जिम वगैरह कीजिए, मस्त कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध है भाई, देखो ये हो कहाँ रहा है, बिहार में। और प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। उस समय बंगाल जो था, इसमें ये बहुत सारे एरिया शामिल था, आज का बंगाल, उड़ीसा वगैरह ये सब शामिल था। बिहार भी पहले बंगाल में ही शामिल था, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, बक्सर की लड़ाई कब हो रही है, 1764 में हो रही है। अंग्रेज की सेना का लीडरशिप कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो कर रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। और दूसरी तरफ कौन है, बंगाल का नवाब मीर कासिम। अब आपको ये बैकग्राउंड में ध्यान आ जाना चाहिए कि जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो हुआ क्या था, मीर जाफर को उन्होंने बिठा दिया था गद्दी पर। अब मीर जाफर भी जो है अंग्रेजों की कठपुतली बनने में दिक्कत दे रहा था, तो उन्होंने फिर से क्या किया था, मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया था। अब हुआ क्या कि ये मीर कासिम भी अंग्रेजों की कठपुतली बनने से इनकार कर रहा था, अंदर ही अंदर ये परेशान हो रहा था अंग्रेजों से, ठीक है। तो ये क्या हुआ था आगे कि हम इसमें देखेंगे, अभी अभी बेसिक समझ रहे हैं जरा। ये क्या हुआ, भाग करके पहुंच गया अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, इनके पास पहुंचा कि यार ऐसे ऐसे मेरे को अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, थोड़ा मेरा साथ दो जिससे कि इन विदेशियों के साथ में लड़ा जाए, ठीक है। जब इनके पास में पहुंचा, अब देखो हो क्या रहा है। पहली बात तो ये जो मीर कासिम था काफ़ी योग्य आदमी था। अलीवर्दी खान के बाद में जो मीन्स सिराजुद्दौला वगैरह हुए, मीर और ये मीर जाफर वगैरह, उन सब में सबसे ज़्यादा योग्य आदमी था ये, ठीक है। दूसरी हम बात करें, इसने क्या सोच रखा था कि राज्य में हमें अपने में क्या करने हैं, कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, सुधार करने हैं। तो और सुधार कब तक नहीं कर सकता था, जब तक कि अंग्रेजों का इंटरफेयर इसके यहाँ रहता, इंटरफेयर रह रहा था। इसीलिए इसने क्या किया कि 1762 में, ठीक है, ये अपनी जो मुर्शिदाबाद में इसकी मीन्स जो कैपिटल थी बंगाल की, मुर्शिदाबाद बंगाल में था, तो ये मुंगेर वहाँ से कहाँ ले आया, मुंगेर में ले आया, अर्थात बिहार में ले आया। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नवाब मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था राजधानी को, तो कौन ले गया था आप बताइए, मीर कासिम। अब इसे भाई इसको पता था कि अगर अपनी स्वतंत्रता बना करके रखनी है, आज भी जीवन में ये लागू होता है कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपके पास धन होना चाहिए और कुशल समर्थक वगैरह सब, फिर उसके हिसाब से आप जो है अटेंड कर सकते हैं। मीन सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि आपके पास अपना खुद का धन हो, ठीक है। ये पहली स्वतंत्रता की है, इसीलिए कहा जाता है पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखो मनमाई। अगर जेब में अपना धन है तो आपको किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका
अब ये मीर कासिम जो था, ये कठपुतली की बजाय स्वयं को स्वतंत्र शासक मानता था और ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। ये क्या समझ रहे थे कि नहीं, हमें तो कठपुतली चाहिए, ठीक है। अब इसको लेकर के चीज़ें क्या हो रही थी, दिक्कत दे रही थी। कैसे कि मीर कासिम ने क्या चालाकी की कि ये जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो हमने कल वाले में देखा था, दस्तक जिसको हम बोलते थे, दस्तक, ये जो फरमान था, शाही फरमान, उसका दुरुपयोग कौन कर रहे थे, अंग्रेज। तो जो है बंगाल की सरकार को क्या जो है रेवेन्यू का, टैक्स का लॉस हो रहा था। मीर कासिम ने क्या किया कि ये जो टैक्स लगता था उसको सबसे ख़त्म कर दिया। मीन्स भाई पहले क्या हो रहा था कि केवल अंग्रेज़ों को नहीं देना पड़ रहा था और भारत के लोगों को देना पड़ रहा था। तो मीर कासिम ने क्या सिस्टम किया, बोला ठीक है हम इस कर को ही समाप्त कर देते हैं। तो ना तो अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा, ना भारतीय लोगों को देना पड़ेगा। ये बात अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से अखड़ गई कि नहीं, नहीं हम तो स्पेशल हैं, हमें तो देना चाहिए। तो अंग्रेज़ों ने किया इसका विरोध, ठीक है। वो क्या सोच रहे थे कि नहीं, हमको चाहे क्या चाहिए, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। तो अब इस बात को लेकर के इनमें हो गया 1763 में हल्की-फुल्की लड़ाइयाँ हुई, जिसमें ये जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, इसको कई जगह पर क्या हुआ, ये सारी जगह जो है इस पर मतलब अटैक हुआ और ये अंग्रेज़ों ने जीत ली। अब इसने क्या किया मीर कासिम ने, ये भागा यहाँ से, ठीक है। और भाग कर के पहुँचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो था उस समय, शाह आलम द्वितीय के पास, और उनसे कहा कि चलो भाई एक टीम बनाएँगे, पूरा एक एक ग्रुप बना कर के लड़ेंगे। ये भी राज़ी हो गए, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं समझ रहे थे कि भाई अंग्रेज़ ये तो सारे एरिया पे कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। इन्होंने भी समझ लिया कि ठीक है ऐसा करते हैं, चलो भाई मिल के लड़ते हैं। तो 1764 में अक्टूबर में, मीन्स एक तो मीर कासिम, ठीक है, और अवध का नवाब और जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये शुजाउद्दौला, और इधर मीर कासिम, तीनों की भाई संयुक्त सेनाएं आ गई बीच में युद्ध लड़ने के लिए। अब इधर कौन था, हेक्टर मुनरो, इसने भाई अपनी सेना को लीड कर रखा था तरीके से, और इसमें खूब लड़ाई वड़ाई हुई, बहुत सारा इसमें मीन्स लोगों की डेथ वगैरह हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन तीनों की संयुक्त सेनाएं जो थी उन सबको हरा दिया इन्होंने, सबको हराया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ कि भैया पहली बार जो प्लासी का युद्ध था वो तो चालाकी से, कूटनीति से, धोखेबाजी से हुआ, लेकिन यहाँ तो प्रॉपर युद्ध हुआ और प्रॉपर हार हुई किसकी, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और शाह आलम द्वितीय अर्थात भारत के सम्राट की। तो अगर हम इसको देखें तो ये बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि ना किसी एक नवाब की हार नहीं थी, ये तो तीन तीन की हार थी। प्लस अगर भारत का जो उस समय का मुगल सम्राट था उसकी भी तो हार हो गई, इसका मतलब भारत ही हार गया। भारत का राजा अगर हार गया, जो उस समय पर सबसे मीन्स लीडरशिप उसकी थी पूरे भारत पर, भले ही ठीक है नाम की थी, लेकिन वो ही हार गया, तो अब इसका मतलब अब तो फिर अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए। जब ये हुआ तो फिर अब हुई इनकी संधि, जिस संधि को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद का अब नाम क्या हो गया है, प्रयागराज, ठीक है। इसको कहा गया इलाहाबाद की संधि। और किस किस के बीच में हुई, अब उसको हम देखते हैं कि हुआ क्या इसमें, कि जो बंगाल था संधि में, अभी तुम और भी देखेंगे डिटेल में, ये अंग्रेज़ों को मिल गया बंगाल। ये लो साहब, ये तो चाह ही रहे थे अंग्रेज। और रॉबर्ट क्लाइव बना फिर बंगाल का क्या, पहला गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, केवल गवर्नर, ठीक है। अब क्या इसका महत्व क्या था भाई इस बक्सर के युद्ध का, कि प्लासी की जो युद्ध हुआ था वो तो चालाकी वगैरह उससे हुआ था, लेकिन भाई ये तो प्रॉपर युद्ध था। और अंग्रेजों ने अपने प्रदर्शन, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, और उन्होंने वार स्ट्रेटेजी, वार प्रोफेशनलिज्म, बैटल मतलब जो प्रोफेशनल आर्मी की तरह इन्होंने काम किया और जीत ले गए। तो ये तो भाई इनकी बड़ी विजय थी, ठीक है। दूसरी बात, इस समय केवल बंगाल की हार नहीं हुई, बल्कि भारत के मुगल साम्राज्य की भी हार हो गई, अंग्रेजों से हार गए, देख लो छोटी सी कंपनी से, ठीक है। ये नतीजा होता है आपसी फूट का, ठीक है। और अब वो अंग्रेज क्या बन गए, उत्तर भारत की और पूरे देश की शक्ति बन गए। एक तो उत्तर भारत की, और भारत के दावेदार अब ये हो गए। मीन्स भाई जब मुगल हार गए, बंगाल का नवाब हार गया, अवध का नवाब हार गया, तो वो किन से हारा, अंग्रेजों से। तो इसका मतलब अब अंग्रेज ही तो पावरफुल बचे, जो सारे पावरफुल उन्होंने हरा दिए। बाद में क्या हुआ कि जो मीर जाफर था उससे फिर से अंग्रेजों ने यारी की कि चल ठीक है तू ही गद्दी पे बैठ जा, क्योंकि डायरेक्ट तो अभी ये गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, जनता का डर था, विद्रोह की उम्मीद थी, चला भी नहीं सकते थे अचानक से। और ये जो था मिदनापुर, बर्धमान, चटगांव, ये वाले ज़िले अंग्रेज़ों को सौंपने के लिए सहमत हो गया मीर जाफ़र। भाई मीर जाफ़र को उन्होंने लोभ दिया, ठीक है हम तुझे नवाब बना रहे हैं, लेकिन ये वाले एरिया हमें दे दे। मैं ठीक है, मैं तो गद्दी मिल रही है मेरे को और ये ले लो तुम।
और दूसरा क्या हुआ कि भाई नमक पर 2% टैक्स के अलावा आप पूरे क्षेत्र में, पूरे बंगाल में क्या करो, मुफ्त में व्यापार करो। ये लो भाई, इनको ये भी छूट मिल गई। दूसरा क्या हुआ, और आगे की क्या स्थिति बनी कि कुछ समय बाद हो गया, मीर जाफर की डेथ हो गई 1775 में, सॉरी 65 में, 1765 में इसकी डेथ हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसका बेटा जो था नजमुद्दौला, उसको गद्दी पर बिठा दिया, जबकि एक्चुअल में जो पावर थी वो अंग्रेजों ने अपने हाथ रखी। इसको तो केवल क्या बना के रखा, कठपुतली, ठीक है, उंगलियों पर इशारों पर नाचने वाली। प्लस क्या हुआ कि इस नजमुद्दौला ने कंपनी के साथ मतलब एक संधि बंदी की, उस पर हस्ताक्षर कर लिए। उसमें क्या हुआ कि भाई 33 लाख रुपए इसको क्या मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी। क्यों, मतलब इसको तो वे केवल गद्दी बिठा रहे थे, ठीक है, बाकी हाँ सारी पावर किसके हाथ में थी, अंग्रेजों में। और धीरे धीरे ये जो 33 लाख रुपए पर ईयर जो मिल रही थी इसको पेंशन, वो धीरे धीरे इन्होंने कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस इलाहाबाद की संधि में क्या था, थोड़ा हम ये देख लेते हैं सॉरी। ये क्या था कि एक तो ये 12 अगस्त को 1765 को साइन हुई। इलाहाबाद की संधि से कहा जाता है इलाहाबाद में हुई, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव तो दूसरी तरफ नवाब शुजाउद्दौला अवध का जो नवाब था, और सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब इन दोनों के साथ अलग अलग संधि हुई। पहली संधि को देख लेते हैं हम। पहली संधि क्या कि अवध का जो नवाब था, ठीक है, इलाहाबाद कड़ा, ये दो क्षेत्र हैं, ठीक है। मीन्स जो इलाहाबाद का नवाब था, इसने क्या कर दिया कि ये दो क्षेत्र थे, इलाहाबाद और कड़ा, ये किसको दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ठीक है भाई, आप ले लो ये वाले एरिया, सिंपल समझ में आ गई। और दूसरा, अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई तुमने हमसे युद्ध किया, तुमने लड़ाई वड़ाई जो कुछ की उसमें हमारा हुआ खर्चा, हमें चाहिए उसका क्या, हर्जाना। तो 50 लाख रुपए लिए कंपनी ने, किस बात के, कि भाई तुम हमसे लड़े, इस बात के, लड़ने की तुमने हिम्मत की इस बात के। तो इनको 50 लाख रुपए। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको मिल गया था, तो भैया ये मिल गया शाह आलम द्वितीय को। कंपनी को क्या मिला इस संधि में, इलाहाबाद की जो संधि थी पहले 50 लाख रुपए मिले, ठीक है। और एक बनारस का जमींदार था बलवंत सिंह, इसको अपनी पूरी संपत्ति वापस मिल गई। इसके डिटेल में तो ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कि बादशाह जो था, जो अवध का, उसने क्या कहा, ठीक है भाई हम इलाहाबाद में रहेंगे और तुम्हारे संरक्षण में रहेंगे, तुम्हारे प्रोटेक्शन में। समझ रहे हो ना, आप देख रहे हो कि अंग्रेज अपने प्रोटेक्शन में रख रहे हैं भारत के बादशाह को। दूसरा, मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दे दिए। ये लो भाई, कि तुम हमें केवल क्या करें, अंग्रेज क्या करें, केवल 26 लाख रुपए हमको ईयरली देते रहे, बाकी जितना भी जनता से टैक्स आए वो सब तुम रखते रहो, हमें क्या दे दो, 26 लाख रुपए। ऐसे समझ लो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को ठेके पर दे दिया, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए, ठीक है। और बाकी उसके बदले में आएगा, आज भी तो ठेके वगैरह उठते हैं, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। और बाकी जो सैन्य रक्षा, पुलिस, न्याय प्रशासन, इसके बदले में कंपनी को कितना दिया जाना था, 53 लाख रुपए, कि भैया भाई हम तुम्हारी ये सारी व्यवस्था चलाएंगे, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए हमको, ठीक है। ये सब तो मीन्स इसमें से तो क्वेश्चन नहीं बनता। अभी जो पहले बात हुई थी वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई मीर कासिम हार गया था किसमें, युद्ध में, और बाद में किसको बिठाया गया, मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बिठाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, संधि हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। कंपनी को क्या मिल गया, यहाँ से जो बार बार क्वेश्चन आता, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी का तो मतलब जानते ही होंगे आप, टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट होते हैं, ठीक है। और 26 लाख रुपए भैया क्या मिला, इनको रिटर्न में मिला, कि कम मीन्स किसको, मुगल एम्पर को मिला, और बाकी सब पैसा तुम रख लो, हमें 26 लाख रुपए देते रहो हर ईयर, एवरी ईयर, ठीक है, ये मिला। और शुजाउद्दौला को क्या करना पड़ा भैया, 50 लाख रुपए देने पड़े कंपनी को, कि तुमने हमसे लड़ाई की और हमारा खर्चा हुआ, ऐसे समझ लो भाई, ठीक है। दूसरा, अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई इससे पहले कर्नाटक में युद्ध हुए थे, ये वाले युद्ध आप समझ ही रहोगे। ये प्लासी का युद्ध हुआ और ये हुआ 1764 में इनका। तो इसमें अंतर क्या था इन सारे युद्धों में अब तक जो हुए, कर्नाटक में जो युद्ध थे, ठीक है, कंपनी का व्यापार के मामले में क्या हुआ, वर्चस्व स्थापित हुआ, ब्रिटिश वर्चस्व, ठीक है। और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी गई। तो कई बार आता है कि किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की नींव रख दी, तो ये थी प्लासी की लड़ाई, ठीक है। और किसने
जो है अंग्रेज़ों को वास्तविक विजेता बनाया? तो बक्सर की लड़ाई ने। बक्सर की लड़ाई में ही इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्वामी हो गए अब ये, ठीक है? और उत्तर भारत की शक्ति बन गए, पूरे भारत पर इनका वर्चस्व स्थापित होने के दावेदार अब ये हो गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है? और अब ये आपके पास एक पाई मैंने चार्ट दिया है आपको कि बैटल का जो बक्सर का बैटल हुआ 22 1764, एक तरफ था मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की आर्मी, और दूसरी तरफ थी भैया ब्रिटेन की आर्मी, ब्रिटिश आर्मी। इसको लीड कौन कर रहा था? ये हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो ये आपके लिए एक चार्ट हो गया, इसमें आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं कि भाई क्या था, कहाँ हुआ और किन किन के बीच हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ। आप सब ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी संधि हुई, ठीक है? तो ये आपको याद रखने के लिए चीज़ हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेज यूं ही रेगुलर चलती रहेंगी। आपका प्यार प्रेम मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।